फिर से शुरू करते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, कुछ टेक्निकल ग्लिच था जो है। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार यस लिखिए प्लीज। हाँ, मेरे हिसाब से आवाज आ रही होगी, तो आगे बढ़ाएं। कमेंट फास्ट। फिर से स्टार्ट करो क्या? आवाज आ रही है? ओके, राइट। चलिए, तो हम पैगन पोएम्स की बात कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि केवल जो है पैगन पोएम्स लिखे गए, क्रिश्चियन पोएम्स लिखे गए, बल्कि सेकुलर पोएम्स भी लिखे गए हैं। तो कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो 10th सेंचुरी में लिखे गए थे। तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से एक विटसिथ है। विटसिथ जो है, जिसका दूसरा नाम है द फार ट्रेवलर। तो ये नाम आप याद रखेंगे, विटसिथ बहुत ही फेमस है। विटसिथ जो है इज थॉट टू बी द ओल्डेस्ट पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि सबसे ओल्डेस्ट पोएम कौन सी है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा तो सबसे ओल्डेस्ट पोएम हमारी विटसिथ जो हमें रिकॉर्ड में मिलती है। और इसमें लगभग 150 लाइंस हैं, टोटल 150 लाइंस हैं। ये सब देखिए फैक्ट्स नेट में मैच कराने के लिए आता है। मैं आपको बताऊं नेट में क्वेश्चंस कैसे बनाता है। नेट में क्वेश्चन ऐसे बनाएगा जैसे कि मैच द फॉलोइंग, या जो है मैच ए कॉलम विथ कॉलम बी, कॉलम 1 विथ कॉलम 2। आपको यहां पे दे देगा विटसिथ। विटसिथ के बारे में आपको दे देगा 150 लाइन्स अप्रॉक्स। फिर दूसरी पोएम आपको दे देगा, या विटसिथ के बारे में और कुछ दे देगा, 4 लाइन दे देगा, आपको 4 चीजें दे देगा कि इसका दूसरा नाम है द फार ट्रेवलर। ऐसे आपको क्वेश्चन बना के देगा, द फार ट्रेवलर। उसके बाद आपको तीसरा दे देगा कि द ओल्डेस्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज। और एक आपको कुछ इसमें से गलत दे देगा। इसमें दे देगा कि दिस इज एन एपिक। अब आपको पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी। पहला ऑप्शन दे देगा ए सही है, बी सही है। दूसरा ऑप्शन दे देगा बी सी सही है। तीसरा ऑप्शन दे देगा ए बी सी सही है। चौथा ऑप्शन दे देगा ए सी डी सही है। तो अब आपको अगर ये तीनों पता रहेंगे कि 150 लाइन में लिखी गई है, इसका दूसरा नाम द फार ट्रेवलर है, और ये इंग्लिश की लैंग्वेज की सबसे ओल्डेस्ट पोएम है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये वाला ए बी सी तीनों सही है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो आपको ईच एंड एवरी फैक्ट अबाउट द पोएम, जो भी यहाँ पर कंटेंट दिया जाता है, उसके ईच एंड एवरी फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा। तो विटसिथ, इसका दूसरा नाम है द फार ट्रेवलर, और 150 लाइन्स में लिखी गई है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे ओल्डेस्ट पोएम मानी जाती है। इन विच एन इमेजिन ट्रेवलर रिकाउंट्स द प्लेसेज एंड फेमस पीपल ही हैज विजिटेड। इसकी कहानी क्या है? इसमें एक ट्रेवलर रहता है, ये एक इमेजिनेशन है। जो ट्रैवलर है वो अलग अलग जगह पर जाता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग प्लेसेस पे ट्रेवल करता है, और उनसे जो बातचीत होती है उसी को रिकॉर्ड करता है, जो फेमस लोग होते हैं। वाइल हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, द पोएम इज नॉट हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स पोएटिक क्वालिटीज। तो बाद में इस पर लोगों ने रिसर्च किया तो ये मिला कि देखिए ये हिस्टोरिकली तो काफी इंपॉर्टेंट पोएम है, मतलब बहुत सारे हमें हिस्ट्री के फैक्ट्स यहाँ पोएम से मिल जाते हैं, लेकिन इसमें पोएटिक क्वालिटी कम है। जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि नॉर्मली होता क्या है, जैसे आप घूमने जाएं कहीं, मान लीजिए आप आगरा गए, प्रयागराज गए, दिल्ली गए, फिर आपने उसको एक गाने के रूप में लिख दिया, पोएम के रूप में लिख दिया, तो आप वहां पर लोगों से मिले, तो वो क्या हो गया, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो गया, लेकिन पोएटिक क्वालिटी उसमें उतनी अच्छी नहीं आपकी है। तो ऐसे ही विटसिथ में क्या था, पोएटिक क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पर पहली जो है ओल्डेस्ट पोएम सबसे मानी जाती है। दूसरी पोएम है वॉल्डेयर। वॉल्डेयर में क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 सर्वाइविंग फ्रैगमेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, आज वॉल्डेयर में हमें 2 जो है इसके 2 पीसेस मिलते हैं, फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, अर्थात 2 पार्ट्स में। ध्यान रखिएगा,
आज हमारे पास जो वॉल्डेयर है इसके दो पार्ट मिलते हैं, वॉल्डेयर के दो पार्ट मिलते हैं, ठीक है, टोटलिंग 63 लाइंस, और दोनों पार्ट को मिलाकर के कितने लाइंस हैं टोटल? 63 लाइंस। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जैसे यहां पर मैंने बताया। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वॉल्डेयर, आपको दे देगा वॉल्डेयर के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा। ये फ्रैगमेंट पोयम है तो आपको पता है हाँ फ्रैगमेंट है। ये 2 पार्ट में लिखी गई है, आज हमारे पास है हाँ। ये 63 लाइंस में है हाँ। उसके बाद आपको कोई चौथा ऑप्शन रॉन्ग दे देगा और फिर पूछेगा ए सही है, बी सही है, या बी सी सही है, या डी ए सही है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखिए वॉल्डेयर में 2 फ्रैगमेंट्स हैं, अर्थात 2 पार्ट हैं, टोटल 63 लाइंस हैं। और क्या है, ये डिस्क्राइब करती है कि डीड्स ऑफ द वॉल्टर ऑफ एक्विटेन, कह रहे हैं एक्विटेन के जो है वॉल्टर ऑफ एक्विटेन थे, इन्हीं के जो लड़ाई थी, इन्हीं के जो कार्य थे, उसी को ये दिखाता है, उसी को दिखाता है। द पोएम इज पावरफुल एंड एनर्जेटिक मेकिंग द लॉस ऑफ द रेस्ट पर्टिकुलरली अनफॉर्चुनेट। इसको छोड़ दीजिए, इतना पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं। द फाइट एट फिंसबर्ग अगली पोएम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विटसिथ हो गई, वॉल्डेयर हो गई, तीसरी पोएम हमारी है द फाइट एट फिंसबर्ग। फाइट एट फिंसबर्ग 48 लाइंस की है, ध्यान रखिएगा। पहली विटसिथ हमारी कितनी लाइन की थी? 150 लाइन की। और उसके बाद वॉल्डेयर हमारी कितनी लाइन की हुई? 63 लाइन की हुई। नाउ वी हैव द फाइट एट फिंसबर्ग, ये कितने लाइन की है? तो ये है आपकी 48 लाइन की, ये आप याद रखेंगे। फ्रैगमेंट दैट विविडली डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ फिंसबर्ग, ये फिंसबर्ग का एक युद्ध हुआ था उसी पर बेस्ड है। और विच इज आल्सो रेफरेंस्ड इन बियोल्फ। ये ध्यान रखिएगा एक फैक्ट और इसके बारे में कि इस युद्ध की चर्चा, इसकी चर्चा बियोल्फ जो इपिक हमारा बियोल्फ है उसमें भी की गई है। तो नाउ वी हैव 3-4 फैक्ट्स अबाउट दिस पोएम। पहली, द फाइट एट फिंसबर्ग क्या है? 48 लाइंस की पोएम है। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि ये बैटल ऑफ फिंसबर्ग पर लिखी गई है। तीसरी क्या है? इसका रेफरेंस हमें बियोल्फ में भी मिलता है। तो दीज आर द फैक्ट्स यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट पोएम यू हैव द बैटल ऑफ बर्ननबर्ग। ये क्या है? इज एन इंथुसियास्टिक अकाउंट ऑफ द फेमस बैटल ऑफ 937। 937 में एक बहुत बड़ा जो है बर्ननबर्ग का युद्ध लड़ा गया था, उसी पर ये पोएम बेस्ड है। नेक्स्ट हमारी पोएम है द बैटल ऑफ माल्डन। द बैटल ऑफ माल्डन है, डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ 1993। 993 में एक बैटल लड़ी गई थी, युद्ध लड़ा गया था, इस पर ये बेस्ड है, जिसमें बहुत सारे योद्धा बहुत बहादुरी से लड़े थे, उसी को ये डिस्क्राइब करती हुई हमारी पोएम है। नेक्स्ट पोएम वी हैव एल्जीज में हम आते हैं। अब एल्जीज में हमारे पास दीज पोएम्स इंक्लूडिंग, ध्यान रखिएगा बहुत पूछता है ये, वॉन्डरर मानी जाती है आपकी एल्जी, ध्यान रखिएगा। द सीफेरर ये भी मानी जाती है आपकी एल्जी। द वाइफ्स लैमेंट बहुत ही फेमस स्टोरी है, बाद में इसी से मिलती जुलती टेनिसन ने भी एक कहानी लिखी है, द वाइफ्स लैमेंट। उसके बाद द हस्बैंड्स मैसेज आर फाउंड इन द एक्स्टर बुक। अभी हम आपको बताएंगे जो बुक के रिकॉर्ड्स हैं हमारे, तो एक्स्टर जो बुक सीरीज है, एक्स्टर के बुक में ये पोएम हमें मिलती हैं। ध्यान रखिएगा एक्स्टर बुक में ये सारी पोएम हमें मिलती हैं। कौन कौन सी? एल्जी हैं, द वॉन्डरर हैं, सीफेरार है और द वाइफ्स लैमेंट है। While they are not directly connected, they share a reflective tone and are often considered monologues। ये प्रायः मोनोलॉग्स हैं, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ये मोनोलॉग्स में लिखी गई हैं। The Wanderer and the Seafarer are the most artistically accomplished, expressing deep personal emotions. Among Old English poetry, they are the closest example of lyric poetry। तो अगर आपको ओल्ड पोएट्री में पूछा जाए कि आप बताइए लिरिक पोएट्री का कोई एग्जाम्पल, तो आप द वॉन्डरर और सीफेरार को आप कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं ये पोएम लिरिक पोएट्री की फाइन एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव, तो यहां पे भी आपको ये 4 जो हैं पोएम्स जो एल्जी में आती हैं, इनको आपको याद रखना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, एंशियंट जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है, इसमें एक ग्रुप था, कैडमन थे। कैडमन के कुछ फॉलोअर थे,
इनको मिलाकर के एक कैडमन ग्रुप कहलाता था, जो है कैडमन ग्रुप कहलाता था। तो यही ग्रुप जो हमारा है, इसमें कौन कौन से पोएट थे आइए देखते हैं। तो एडम बीड जो थे, एडम बीड को आप जानते होंगे, शायद नाम सुना होगा। इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री। इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री में बीड जो है कैडमन की कहानी बताते हैं। कैडमन थे कौन? अ ले ब्रदर हु थ्रू डिवाइन इंस्पिरेशन, माना जाता है कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जो है लेमैन थे, लेकिन उनको डिवाइन इंस्पिरेशन थी, अर्थात भगवान को उनकी प्रेरणा थी, अर्थात भगवान उनको प्रेरित करते थे कोई चीज लिखने के लिए। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन अनस्किल्ड स्पीकर इनटू अ गिफ्टेड पोएट, भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई, बिल्कुल गंवार टाइप के व्यक्ति थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि क्या हो गए, एक गिफ्टेड पोएट हो गए। ही वॉज कॉल्ड बिफोर एबेस हिल्डा ऑफ विटबी, इनको जो है अपने कैडमन साहब को, जो हिल्डा थी विटबी की, एबेस हिल्डा महारानी थी वहां की, उन्होंने उनको बुलाया। बिकेम अ मॉन्क, उसके बाद जो है मॉन्क हो गए। एंड कंपोज्ड पोएट्री अबाउट बाइबलिकल थीम्स, उसके बाद मॉन्क बनने के बाद बाइबलिकल थीम्स पर इन्होंने पोएम्स लिखना शुरू कर दिया। बीड इंक्लूड्स अ 9 लाइन हाइम, बीड्स ने एक 9 लाइन का भजन भी लिखा है, हाइम भी लिखी है। इसको एट्रीब्यूटेड टू कैडमन, जो कैडमन को एट्रीब्यूट किया इन्होंने, अर्थात कैडमन के गुणगान करते हुए इन्होंने 9 लाइन की एक हाइम लिखी है, विच यूजेज रिपीटिशन एंड पैरेलल फ्रेजिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 9 लाइन हाइम जो है वो कैडमन के लिए किसने लिखा है, तो एडम बीड ने। Although this hymn is the only poem definitely linked to Cadman, 4 works from the Junius manuscript, ध्यान रखिएगा जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें 4 हमारे वो आते थे जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी उनकी क्राइटेरिया बनाई गई, उनको अलग अलग बुक फॉर्म का नाम दिया गया। तो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट में हमारी कौन कौन सी आती हैं? जेनेसिस आती है, आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। एक्सोडस आती है, डेनियल आता है, और 3 शॉर्टर पोएम्स जो है, जो प्रायः किस नाम से मानी जाती हैं? क्राइस्ट और सैटर्न पर बेस्ड होती हैं। 3 छोटी छोटी कविताएं हैं। मैच द थीम्स डिस्क्राइब्ड बाय बीड, इन सब की थीम एडम बीड ने जो थीम लिखी है उससे मैच करती है। तो माना जाता है कि शायद ये सारी रचनाएं एडम बीड की हो सकती हैं। दीज वर्क्स वर हिस्टोरिकली एट्रीब्यूटेड टू कैडमन, और ये माना जाता है कि ये सारे वर्क्स जो हैं जेनेसिस, एक्सोडस और डेनियल के, ये किसने लिखा है? कैडमन ने लिखे हैं। लेकिन बहुत डिफरेंसेस भी उसमें मिलते हैं, जैसे क्वालिटी स्टाइल उतनी अच्छी नहीं मिलती है और अलग अलग मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑथर ने लिखा है। जैसे इसमें कोई एक पोएम नहीं है, बहुत सारी पोएम्स हैं और इन सब की स्टाइल अलग अलग मिलती है। तो लगता है कि जैसे हर एक टीचर होता है, हर एक ऑथर होता है, हर एक पोएट होता है, उसकी एक राइटिंग स्टाइल होती है अलग। तो इनकी पोएम्स पढ़ने के बाद, इस ग्रुप की पोएम जो हम पढ़ते हैं, तो लगता है कि यार ये केवल एक व्यक्ति की स्टाइल नहीं हो सकती, कई सारे व्यक्ति हैं। तो इसीलिए उसको कैडमन ग्रुप कहा गया। बहुत सारे उसमें राइटर्स होंगे, ऑथर्स होंगे, इसीलिए उसको पूरा क्या कह दिया गया? कैडमन ग्रुप कह दिया गया। अब दूसरा, एक तो कैडमन ग्रुप था, दूसरा सिनेवुल्फ। 2 नाम हमने आपको पहले भी बताए थे, 2 नाम आप याद रखेंगे हमेशा। ओल्ड जो हमारी इंग्लिश पोएट्री है उसमें आप 2 नाम याद रखेंगे, एक कैडमन और एक सिनेवुल्फ। अब कैडमन ग्रुप का मतलब जो कैडमन के फॉलोअर्स कह सकते हैं या उनके मॉडल को फॉलो करते थे, वो कैडमन ग्रुप के कहलाए। और सिनेवुल्फ कौन है? सिनेवुल्फ को फॉलो करने वाले और उनके पैटर्न को फॉलो करने वाले सिनेवुल्फ ग्रुप कहलाया। तो 4 पोएम्स इनको एट्रीब्यूटेड है। 4 पोएम्स बियर द सिग्नेचर ऑफ सिनेवुल्फ, रिटन इन रनिक कैरेक्टर्स। करें 4 पोएम मात्र ऐसी मिलती हैं जिस पर हमारे सिनेवुल्फ के साइन हैं। तो पहली साइंड कह सकते हैं पोएट्री हमें सिनेवुल्फ की मिलती है, जिसमें नाम क्या है? बहुत फेमस नाम है। एक है हमारा जूलियाना, दूसरा है एलेन, तीसरा है क्राइस्ट और चौथा है द फेट्स ऑफ एपोस्टल। ये चारों के चारों ऐसी हैं पोयम जहां पर हमें सिनेवुल्फ का नाम मिलता है, बाकी और कहीं भी उनके सिग्नेचर नहीं मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज साइंड वर्क्स लिटिल इज नोन अबाउट द पोएट। यही चारों वर्क को छोड़ दिया जाए, याद कर लीजिए नाम, जूलियाना,
एलेन, क्राइस्ट और द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स, ये चारों किसके नाम से छपी हैं? तो सिनेवुल्फ के नाम से छपी हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। Additional poems have been attributed to him with the little evidence, the most significant being the Dream of the Rood। अच्छा, बहुत सारी पोएम्स हैं, लेकिन एक पोएम और है जो माना जाता है कि सिनेवुल्फ ने लिखा है। वो कौन सा है? द ड्रीम ऑफ द रूड। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, द ड्रीम ऑफ द रूड, विच इज वाइडली कंसिडर्ड द फाइनेस्ट ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोएम। सबसे अच्छी जो है ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोएम मानी जाती है, कौन सी? तो द ड्रीम ऑफ द रूड। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, सिनेवुल्फ मानी जाती कि इन्होंने लिखा है। आइए नेक्स्ट हमारे पास है, द साइंड पोएम्स आर मोर रिफाइंड एंड स्कॉलरली देन दोज एट्रिब्यूटेड टू कैडमैन। अच्छा, ये भी है, बहुत सारी पोएम्स ऐसी हैं जो मानी जाती है कैडमैन ने लिखी है, लेकिन जो इनके नाम से छपी हैं उनमें जो क्वालिटी मिलती है और जो इनके नाम से नहीं छपी हैं और माना जाता है कि इन्होंने लिखा है, दोनों में बड़ा अंतर है। तो इसीलिए बेसिकली ये कह सकते हैं कि शायद हो सकता है वो पोयम इन्होंने न लिख करके इनके फॉलोअर्स या इनके फ्रेंड्स ने लिखे होंगे, इसीलिए, लेकिन लोग कहते हैं थोड़ी बहुत स्टाइल मैच करती है कि इन्हीं की पोयम होगी। तो वो जो पोयम है वो कैडमन ग्रुप की पोयम मानी जाती है। अब प्रोज में आते हैं, पोएट्री हमारी हो गई। प्रोज में हम देखते हैं, प्रोज में हमारे पास किंग अल्फ्रेड हैं, किंग अल्फ्रेड जिनको फादर ऑफ प्रोज कहा जाता है, आप नोट कर लीजिएगा। किंग अल्फ्रेड, बिफोर द टाइम ऑफ किंग अल्फ्रेड देयर वर सम ऑफिशियल प्रोज राइटिंग्स। तो ध्यान रखिएगा, किंग अल्फ्रेड से पहले हमारे पास प्रोज बहुत नहीं थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोज नहीं थे। कुछ ऑफिशियल राइटिंग्स थी, जैसे रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे, रजिस्टर में नाम, जन्म, मृत्यु, ये सारी चीज़ें वही प्रोज के फॉर्म में थोड़े बहुत हमें मिलते थे। लॉज वगैरह जो थे, कानून थे जो है किंगडम के, वो सब हमें मिला करते थे। इसीलिए हमारे जो अल्फ्रेड साहब हैं इनको कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। आपसे कोई पूछे कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो फादर ऑफ प्रोज हमारे कौन हैं? तो वो कहे जाते हैं अल्फ्रेड साहब, किंग अल्फ्रेड साहब। इन द प्रीफेस टू पेस्टोरल केयर, इन्होंने एक अपनी पोयम लिखी थी, एक अपना प्रोज पीस लिखा था, पेस्टोरल केयर। पेस्टोरल केयर का इन्होंने एक प्रीफेस लिखा था, प्रीफेस मतलब इंट्रोडक्शन, एक प्रीफेस इन्होंने लिखा था। प्रीफेस में ये बताते हैं कि ही बिगैन ट्रांसलेटिंग बुक्स बिकॉज ऑफ द पुअर स्टेट ऑफ लर्निंग इन इंग्लैंड लार्जली काज्ड बाय वाइकिंग इन्वेजन। जैसे हमने कल आपको बताया था, डेंस जो थे, डेंसमैन जो थे, इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया किसके ऊपर? आपके इंग्लैंड के ऊपर। तो जो वाइकिंग्स का आक्रमण था, तो इन लोगों ने क्या किया? जहां पर चर्चेज, मंदिर वगैरह थे, जहां पर रिलीजियस बुक्स और पोएम्स वगैरह रखी थी, इन सबको जला दिया था। तो पूरे इंग्लैंड में पढ़ने लिखने का माहौल बिल्कुल खत्म हो गया था, लिटरेचर बिल्कुल भी नहीं था। तो ये अपनी बुक में इन्होंने प्रीफेस में लिखा है, अल्फ्रेड कहते हैं कि जब मैं राजा बना और जब मैं आया, ट्रांसलेटिंग बुक को ट्रांसलेट करना मैंने क्यों शुरू किया? क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो जब हमने, इन्होंने एक बहुत टीम लगाई अपनी, बोला भैया जाओ, जहां से जो भी मिल जाए। तो पता चला कोई इस चर्च में गया, यहाँ पर 50 किताबें थी पहले, जल गई हैं, किसी का 2 चैप्टर बचा है, किसी का 5 बचा है। तो ये सब उठा उठा के ले आए और पूरी टीम लगा दी, उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन करवाया, ट्रांसलेशन करवाया। आज हमें जो पोएट्री मिलती है ना, वो किसकी देन है? जो लिटरेचर ओल्ड मिलता है वो हमारे अल्फ्रेड साहब की देन है। लैटिन नॉलेज वॉज आल्सो डिक्लाइनिंग। अच्छा, लैटिन नॉलेज धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सो टू इनकरेज एजुकेशन एमंग द क्लर्जी द ट्रांसलेटेड सेवरल इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। अब क्या था, क्लर्जी के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि जो लैटिन में लिखे गए थे उसको ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट कर दिया किसमें? इंग्लिश में, ताकि लोग समझने लगे, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। दीज ट्रांसलेशन फॉर्म हिज मेन कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। अगर आपसे कोई पूछे कि किंग अल्फ्रेड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में क्या है, तो आप कह सकते हैं ट्रांसलेशंस ऑफ ओल्ड लिटरेचर। ओल्ड जो लिटरेचर हमारे थे उनके पहले के, उसको ट्रांसलेट करके प्रिजर्व करने का काम जो है हमारे अल्फ्रेड साहब ने किया।
Sometimes he translated word for word, but at other times he added his own explanations or expansions. अच्छा, ट्रांसलेशन करते समय भाई ये स्वाभाविक सी बात होती है कि कभी कभी हम लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं, समटाइम्स हम उसको अपने हिसाब से एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ऐसा इनमें भी देखने को मिलता है. द 5 मेजर वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू हिम, जो 5 वर्क माना जाता है कि इन्होंने ट्रांसलेट किया है, याद कर लीजिएगा. तो पोप ग्रेगरी ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था पेस्टोरल केयर. इसका ट्रांसलेशन किया, अभी पीछे हमने आपको बताया. इसी के प्रीफेस में इन्होंने बताया था कि हमने ट्रांसलेशन का काम शुरू क्यों किया. तो कह रहे हैं कि पोप ग्रेगरी का पेस्टोरल केयर का ट्रांसलेशन किसने किया? अल्फ्रेड ने. दूसरा, ओरोसियस के हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का ट्रांसलेशन किसने किया इंग्लिश में? अल्फ्रेड ने. उसके बाद इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, एडम बीड. एडम बीड का हिस्ट्रिकल हिस्ट्री का किसने किया? अल्फ्रेड ने. कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी बोथियस की किसने ट्रांसलेशन किया? अल्फ्रेड ने. 4 हो गई. और उसके बाद सॉलिलॉकीज बाई सेंट ऑगस्टाइन, जो क्रिश्चियन मिशनरी के मेन थे सेंट ऑगस्टाइन, उनकी सॉलिलॉकीज को. तो ये 5 वर्क हैं जो इन्होंने ट्रांसलेट किया है. आपको मैच करने के लिए एग्जाम में दे सकता है. 5 आपको इधर से दे देगा नाम आथर के, इधर उनकी बुक का नाम दे देगा, और आपसे एक इसमें से कोई चेंज कर देगा और पूछेगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो आपको या 2 दे देगा और फिर ए बी सी करके ऐसे आपको देगा कि ए बी मैच है, बी सी मैच है, इस तरीके से आपको देगा. तो आप याद रखेंगे कि 5 मेन ऐसी हैं जो ट्रांसलेटेड मानी जाती हैं कि किसने ट्रांसलेशन किया है. तो ये अल्फ्रेड साहब ने ट्रांसलेशन किया है. एडिशनली अल्फ्रेड इज बिलीव्ड टू हैव केप्ट अ पर्सनल हैंडबुक और कॉमन प्लेस बुक मेंशन्ड बाय हिज बायोग्राफर असर. तो ध्यान रखिएगा, इनके एक बायोग्राफर थे जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है अल्फ्रेड की, जिनका नाम असर था. अब हालांकि आजकल ये हमें मिलती नहीं है बायोग्राफी, लेकिन रेफरेंस कहीं कहीं मिलता है कि इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? असर ने लिखी थी. तो उस जो है बायोग्राफी में ये माना जाता है कि हमारे अल्फ्रेड साहब एक अपनी पर्सनल डायरी भी रखते थे जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो नोट किया करते थे. The exact order of his translation is uncertain, but it is clear that pastoral care was his first work. तो ध्यान रखिएगा, ये कहना कि उनके ट्रांसलेशन में कौन सा इन्होंने पहले किया, ये हम नहीं बता सकते, नहीं कहा जा सकता. लेकिन इतना क्लियर है, इनका पहला ट्रांसलेशन था पेस्टोरल केयर और अंतिम ट्रांसलेशन इनका था सॉलिलॉकीज. तो पीछे हमने आपको बताया था कि पेस्टोरल केयर हमारी जो किसकी है? पोप ग्रेगरी की. ये पहला ट्रांसलेशन इनका था. और सॉलिलॉकीज है सेंट ऑगस्टाइन की, ये लास्ट ट्रांसलेशन था. ये हमें पता चलता है. His writing style was not polished, which is expected given that last English prose was still developing as literary form. इसको अब छोड़ दीजिए. नेक्स्ट आइए देखते हैं. A passage from pastoral care illustrates his style. तो एक पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है उनकी पेस्टोरल जो है केयर से, जो कि उनकी स्टाइल को हमें बताता है. तो इसको आप जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हम चलते हैं. नेक्स्ट हमारी है, जो हमारे आथर हैं वो हैं एल्फ्रिक. एल्फ्रिक साहब क्या है? बेस्ट नोन फॉर हिज ग्रामर. ये अपने ग्रामर के लिए जाने जाते हैं. ये कौन थे? एक चर्चमैन थे हु बिकेम अबॉट ऑफ इनिसैम इन 1005. 1005 में ये अबॉट बन गए. कहाँ के? इनिसैम के, चर्च के जो है. मेनी ऑफ हिज वर्क्स स्टिल एग्जिस्ट. आज भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें से कैथोलिक होमलीज, इन्होंने कैथोलिक चर्च के बारे में लिखा था, कैथोलिक होमलीज. 2 कलेक्शंस ऑफ सरमन्स फॉर प्रीस्ट. इसमें इन्होंने बहुत सारे प्रीस्ट को जो अपना सरमन्स दिया था, उपदेश दिया था, उसी का कलेक्शन मिलता है. 2 कलेक्शन है. उसके बाद इनकी दूसरी है लाइव्स ऑफ सेंट्स. 998 के पहले ही लिखी थी इन्होंने लाइव्स ऑफ सेंट. एंड ट्रांसलेशन ऑफ स्क्रिप्चर, और बहुत सारे स्क्रिप्चर का ट्रांसलेशन भी किया है. तो एल्फ्रिक की जो है ज्यादातर ये अपने ग्रामर के लिए जाने जाते थे. ये एक चर्चमैन थे
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैथलिक होमलीज नाम की 2 कलेक्शंस लिखे जिसमें इनके सरमन्स हैं, जो ये उपदेश देते थे उसी को इन्होंने लिखा था। और इनका एक जो फेमस है वो है लाइव्स ऑफ सेंट्स, जिसमें बाद में चल करके हम लोग जो हमारा मिरेकल प्लेस वगैरह होता है वहाँ पे कंटेंट हमें यहीं से देखने को मिलता है। तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा उल्स्टैन। उल्स्टैन क्या है, ये एक बिशप थे, वारचेस्टर के चर्च के बिशप थे, लेटर आर्क बिशप ऑफ यॉर्क, बाद में यॉर्क के जो है ये आर्क बिशप बन गए। तो सेवरल ऑफ हिज साइंड होमलीज सर्वाइव, आज भी इनकी बहुत सारी जो है जो इन्होंने अपने सरमन्स वगैरह दिए हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें इनकी सबसे फेमस वर्क है वो है सेरमोलुपी एंड एंग्लॉस, द सरमन्स ऑफ द वुल्फ टू द इंग्लिश। इसका नाम है पूरा नाम इसका क्या है, द सरमन्स ऑफ द वुल्फ टू द इंग्लिश, अर्थात ये इसका ट्रांसलेशन है, ध्यान रखिएगा। एंग्लॉस मतलब इंग्लिश। तो ये इनकी एक पोएम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स। एंग्लो सैक्सन में एक क्रॉनिकल स्टार्ट किया था किसने, किंग अल्फ्रेड ने। ध्यान रखिएगा, क्रॉनिकल, फादर ऑफ क्रॉनिकल भी कहे जाते हैं अल्फ्रेड साहब। तो कह रहे हैं कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल वाज प्रोबेबली स्टार्टेड अंडर किंग अल्फ्रेड्स इन्फ्लुएंस एंड ही मे हैव पर्सनली डिक्टेटेड सम ऑफ द इंट्रीज स्पेशली दोज कंसर्निंग हिज मिलिट्री कैंपेन्स। और इस क्रॉनिकल में इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसका पूरा ब्यौरा मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद अल्फ्रेड ने खुद ये क्रॉनिकल्स लिखवाए थे और अपने जो युद्ध थे उसका भी वर्णन उन्होंने इसमें करवाया है, डिस्क्रिप्शन पूरा हमें मिलता है। द क्रॉनिकल सर्वाइव्स इन सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं जहाँ पर ये क्रॉनिकल्स का हमें पूरा ब्यौरा मिलता है। उसमें सबसे फेमस हमारा है पार्कर मैन्युस्क्रिप्ट, ध्यान रखिएगा, और लॉर्ड मैन्युस्क्रिप्ट। तो पार्कर मैन्युस्क्रिप्ट को ए कहा जाता है, लॉर्ड को ई कहा जाता है। 915 ईस्वी तक अगर हम देखें तो मच ऑफ द कंटेंट इज कॉमन अक्रॉस दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो 915 तक देखें तो ज्यादातर जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती थी हमें कंटेंट कॉमन होता था, मतलब एक प्रकार से कोई स्टोरी चल रही है उसी को लगभग मिला जुला के लोग लिखते थे। बाद में हालांकि इसमें बहुत सारे स्टोरी में चेंज किए गए, 1154 तक आते आते ये पूरी क्रॉनिकल अपडेट हो गई जो बाद में हमें पढ़ने को मिलती हैं। और इनकी जो है द राइटिंग स्टाइल वेरीज फ्रॉम सिंपल रिकास्ट टू डिटेल, इसकी राइटिंग स्टाइल भी सिंपल से शुरू होती है, पूरा डिटेल स्टडी हमें मिलता है। जैसे सबसे बड़ी बात कैरेक्टर स्केच हमें मिलते हैं, जैसे विलियम द कॉन्करर जिनकी हमने चर्चा की थी कि 1066 में इन्होंने क्या किया, अटैक करके जीत प्राप्त की, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन हमें पूरा देखने को मिलता है। और द वेल नोन डिस्क्रिप्शंस ऑफ द केओस ड्यूरिंग किंग स्टीफन्स रेन, किंग स्टीफन के शासन में बहुत उथल पुथल मच गई थी उस समय, काफ़ी जनता और उसमें राजा में, तो उसका भी जिक्र हमें उस क्रॉनिकल में मिलता है। और उसके बाद 1086 में जो है विलियम द कॉन्करर की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे किंग विलियम अबाउट whom we speak was a very wise and, ये जो विलियम द कॉन्करर की हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही पावरफुल मैन थे, अपने इनके पहले जो भी राजा हुए उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और बहुत ही दयावान भी थे, लव्ड गॉड एंड बट एक्सट्रीमली हार्श टू दोज हु अपोज्ड हिज विल। लेकिन एक चीज़ इनके अंदर कमी थी, क्या कमी थी कि बहुत दयावान थे लेकिन अगर उनकी इच्छा के अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ अपोज किया तो उसके लिए बड़े खतरनाक व्यक्ति थे। एट द प्लेस वेयर गॉड अलाउड हिम टू कॉन्कर इंग्लैंड ही फाउंडेड अ ग्रैंड मोनास्ट्री, कह रहे हैं ये ईश्वर में इनकी बड़ी आस्था थी और जब इन्होंने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त करी 1066 में, तो माना जाता है जिस जगह इन्होंने विजय प्राप्त करी, जहां पर इन्होंने ईश्वर की पूजा करी थी, वहां पर एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री इन्होंने बनाई और क्या किया, इंस्टॉल्ड मंक्स, वहां पर मंक्स की पोस्टिंग कराई इन्होंने एंड गेव इट ग्रेट वेल्थ, और बहुत पैसा दिया, लो भैया ये मोनेस्ट्री हमारी चलाओ। In his time, the famous monastery at Canterbury was built along with many others across England, और इन्हीं के समय में जो कंटरबरी बनी है वो इन्हीं के टाइम की है, बाद में कंटरबरी टेल्स आप पढ़ेंगे तो ये इन्हीं की टाइम है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये हमारे ओल्ड जो इंग्लिश पोएट्री है
इस समय लिटरेरी फॉर्म कौन कौन से डेवलप हुए। तो ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड लिटरेचर इवॉल्व ग्रेजुअली ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कह रहे हैं सैकड़ों साल में लिटरेचर आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन या 2-4 साल में बढ़ा है। इट इज डिफिकल्ट टू कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा कैसा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोएट्री में देखते हैं। तो ये तो हमें पता है कि प्रोज से पहले क्या आई, पोएट्री आई है, और पोएट्री हमेशा डोमिनेंट रही है, प्रोज उतना डोमिनेंट नहीं रहा है। जैसे चाहे हम बियोल्फ देखें, इपिक देखें, चाहे वाल्डेयर है, फाइट्स एट फिनबर्ग है, विट्सिथ है, ये सब की सब पोएम हमें देखने को मिलती हैं। बैटल ऑफ माल्डन है, प्रोज हमें उतना देखने को नहीं मिलता। फिर हम अगर पोएट्री में एपिक पोएट्री की बात करें तो एपिक पोएट्री में हमारे पास एक एपिक पोएट्री है जिसका नाम क्या है, बेवुल्फ है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्लासिकल एपिक की तरह है, और इसको क्रिश्चियन एपिक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिरिक पोएट्री में अगर हम बात करें, पीछे भी हमने आपको बताया है, लिरिक पोएट्री में जो हमारी एलजीज हैं, फर्स्ट एलजी कही जाती है, वांडरर जैसे है, सी फेरर है, ये लिरिक की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट लिरिक आप कोई एक दो बताइए, तो आप द वांडरर और सी फेरर का नाम ले सकते हैं। प्रोज की बात करें, तभी हमने किंग अल्फ्रेड का नाम लिया। आपको ओल्ड इंग्लिश प्रोज प्राय ट्रांसलेशन थे, ओरिजिनल कोई प्रोज नहीं लिखा गया था, शुरुआत में इस ट्रांसलेशन हुए। ज़्यादातर इसमें जो रिलीजियस सरमन्स थे, जिसको होमलीज बोलते हैं हम लोग, तो रिलीजियस सरमन्स मतलब जो हमारे बिशप्स, आर्क बिशप्स वगैरह या सेंट्स वगैरह जो भी प्रीचिंग्स दिया करते थे, सरमन्स दिया करते थे, उसी को जो है ट्रांसलेट करके प्रोज लिखा गया। उसमें एल्फ्रिक का जैसे अभी हमने होमलीज देखा, उल्स्टैन का हमने होमलीज देखा, यही सब शुरुआत में प्रोज के पार्ट हमें मिलते हैं। और बाद में इसी को मिला करके क्या बना हमारा अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। अगर आपने देखा होगा 1611 में जो है, इतिहास में आप पढ़ेंगे, अभी हिस्ट्री आगे आप पढ़ेंगे लिटरेचर की, तो 1611 में किंग जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने एक टीम अपनी इस्टेब्लिश करी थी, लगभग 46 लोगों की शायद टीम थी, आई एम मिसिंग द एग्जैक्ट फिगर, मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो 46 या 48 लोगों की एक पूरी विद्वानों की कमेटी बनाई थी, और इन्होंने कहा कि बाइबल का एक नया वर्जन लिखिए, जिसको अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहा गया। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम बाइबल जो है वो किंग की तरफ से पब्लिश कराई गई, इसीलिए उसको अथराइज्ड वर्जन या जेम्स बाइबल भी कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स में अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल राइटिंग्स हमें देखने को मिलती है, और बहुत सारे रिकॉर्ड जैसे सिनेवुल्स की पोएम हमें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। लिटरेरी स्टाइल अगर हम देखें तो लिटरेरी स्टाइल में हमारे पास क्या आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी स्टाइल पोएट्री में जो हमारे कैडमेनियन स्टाइल है, जिसको बोलते हैं कंपेयरिंग अर्लियर पोएम्स, पुरानी कविताओं की तुलना करके बाद में पोएम लिखना। तो कह रहे हैं जब हम कंपेयरिंग अर्लियर पोएम्स विथ लेटर सिनेवुल्फियन पोएट्री, अर्थात जो कैडमन ने लिखा था बाद में सिनेवुल्फ ने लिखा था, उसका जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें स्टाइल का डेवलपमेंट पता चलता है कि हाँ हमारी स्टाइल डेवलप हुई है। कैडमन से सिनेवुल्फ तक आते आते स्टाइल बहुत डेवलप हुई है, बाद में पोएट्री ज़्यादा स्मूथ हुई है, ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने अच्छे से डील किया है, और फ्रेजिंग वगैरह ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। प्रोज की बात करें तो प्रोज में भी स्टाइल अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर क्या थी, उपदेश, वही प्रीचिंग, होमलीज जो थे और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे, यही तो प्रोज हुआ करते थे। तो ऐसी कोई खास स्टाइल इनकी थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्टाइल जो है इम्प्रूव हुई, और अल्फ्रेड ने ट्रांसलेशन किया, और बहुत सारे जो क्रॉनिकल्स वगैरह थे, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल में जो चीज़ें लिखी गई, बाद में धीरे धीरे रिफॉर्म होती गई। और अगर देखें तो शुरुआत में हमारा इट वॉज जस्ट अ रिकॉर्ड, ये केवल रिकॉर्ड के तौर पर था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोज ज़्यादा फ्लुएंट होता हो गया, लोग ज़्यादा यूज करने लगे, प्रोज में ज़्यादा लिखने लगे, जिसमें हमने अभी आपको पीछे दो जो सेंट्स थे, एल्फ्रिक और वुल्फस्टैन, उनके जो होमलीज थे वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में, उसका पोएट्री और प्रोज दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि जो हमारी पोएट्री थी, राइम जिसमें होता था, वो रिप्लेस हो गई, अलिटरेशन को रिप्लेस करके वो आ गई राइम। पहले पोएट्री में आपने पीछे पढ़ा होगा कि अलिटरेशन ज़्यादा होता था पोएट्री में, बार बार, जैसे हमने आपको बताया था कि एक ही शब्द के कई नाम, जैसे कृष्ण के माधव, किशन,
ये सारे नाम हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के लिए बहुत सारे नाम आते थे, रिपीटिशन आता था, अलिट्रेशन का यूज बहुत होता था। अब उसको रिप्लेस करके राइम उसकी जगह आ गई। और लैटिन इन्फ्लुएंस तो स्वाभाविक सी बात था कि 1066 पहले लैटिन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। द कॉन्क्वेस्ट मेनली डिसरप्टेड द नोबल ऑडियंस दैट हैड सपोर्टेड ट्रेडिशनल ओल्ड इंग्लिश पोएट्री कॉजिंग इट्स डिक्लाइन। अब दिक्कत क्या थी कि जिन्होंने ट्रेडिशनल ओल्ड पोएट्री को फॉलो किया था, अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद वो थोड़ा सा क्या हो गया, उसमें डिक्लाइन पीरियड आ गया। तो इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो अगले टॉपिक पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज अभी चूंकि आपकी क्लासेस जो हैं हम थोड़ा स्लोली ही ले चल रहे हैं, बिकॉज अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टिल टू ज्वाइन। वो बोल रहे हैं कि अभी हम सर 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेंगे, तो आई एम वेटिंग फॉर दोज। उसके बाद फिर आपकी क्लासेस हम थोड़ी और लंबी करेंगे, और आप इसको रिवाइज करते रहिए। कोई समस्या आती है तो कॉन्टैक्ट मी, कोई भी दिक्कत आती है इसको स्लाइड्स को आप पढ़िए ज़रूर, वीडियोज़ को कम से कम 1-2 बार आप देखिए। ये वीडियोस आपको यहाँ ऐप पे मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, तो कहीं भी आप इसको देख सकते हैं आसानी से। और देख करके आप इसको बार बार देखें, मैं तो कहूँगा जो चीज़ें ना समझ में आए आप उसको पूछें। जो अंडरलाइन चीज़ें हमने करी हैं उनको आप आराम से जो है नोट्स अपना बना सकते हैं। नोट्स ना भी बनाए तो ये PDF आप निकाल लेंगे, बाद में हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। तो इन यहाँ से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो चलिए आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।